नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। इस श्रृंखला के अगले चरण में आज आप लोग ग्राम विकास की योजनाएं और प्रबंधन से जुड़े प्रश्नों को कवर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहते हैं कि इस श्रृंखला के अतिरिक्त हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से भी आपको ग्राम समाज एवं विकास से जुड़े प्रश्नों को प्रोवाइड किया गया है। आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको कवर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़े प्रश्नों को घटना चक्र के तथ्यसार से कवर कराया गया है, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उसको अवश्य कवर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न है कि जो मनरेगा स्कीम चलाई जा रही है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय हिस्सेदारी है वो किस अनुपात में है? तो आपका सही जवाब होगा 75 और 25 की हिस्सेदारी केंद्र और राज्य के बीच है, यानी केंद्र की हिस्सेदारी 75 और राज्य की हिस्सेदारी 25। इस प्रकार पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा निर्मल ग्राम पुरस्कार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जाता है। याद रखिएगा, ये पुरस्कार 2003 से प्रारंभ किया गया और इस पुरस्कार के लिए जो स्वच्छता के विविध मानक हैं उनके आधार पर ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है और ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर पुरस्कार 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। और यहाँ प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा श्री निकेतन योजना का प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने LM हर्स्ट के साथ मिलकर 1920 में इस योजना का प्रारंभ किया था। यहाँ पर एक योजना दी गई है सेवाग्राम योजना। याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी द्वारा वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक ग्राम से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। और सामुदायिक विकास योजना 1952 ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को आगरा से की गई थी। यानी आपके चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। और इसका उद्देश्य क्या है कि 2022 तक आवासहीन जो ग्रामीण परिवार हैं उनको आवास, पक्का आवास मुहैया कराना। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कहां से शुरू की गई? आगरा से। और कब की गई? तो 20 नवंबर 2016 को। प्रश्न संख्या चौथे का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, पांचवें प्रश्न में क्या बताया जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी DDU GJY योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 2015 में। यानी पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा। ये 25 जुलाई 2015 को पटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DDU GJY। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, इस योजना का लक्ष्य क्या था? तो 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 जो अविद्युतीकृत गांव हैं उनका विद्युतीकरण करना। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का नोडल एजेंसी कौन है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ठीक है। और इस प्रकार पांचवें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 200 पिछड़े जिलों में सर्वप्रथम इसको लागू किया गया था। ठीक है। अब यहां पर देखिए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? छठवें प्रश्न का बी हो जाएगा। यहां पर इसके विस्तार से भी इसको दिया गया है, लेकिन यहां पर एक बात आपको इंक्लूड करनी होगी। सबसे पहली बात यह है कि ये जो 200 जिलों में लागू किया गया था, ये कब किया गया था और कहां से प्रारंभ किया गया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो याद रखिएगा, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इसको प्रारंभ किया गया था और 200 पिछड़े जिलों में इसको लागू 2 फरवरी 2006 को किया गया था। मैंने इसको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बिल्कुल सीरियल वाइज करा दिया है, आप वहां से इसको और डिटेल में कर लेंगे, क्योंकि मनरेगा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एक भी फैक्ट को आपको मिस नहीं करना होगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2008 को इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अगर ये पूछा जाए कि नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तित कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। और इसमें 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान और 33% महिलाओं को कार्य नियोजन पर होने का एक अनिवार्य शर्त भी इसमें शामिल है। ठीक है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा शिवरामन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अब ये स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और इसे ही राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को आप नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
और छठी पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या है, तो 1980 से लेके 85 तक। यानी प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ए, शिवरामन समिति के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद में। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, NFDB। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कब हुई अगर ये पूछा जाए तो सितंबर 2006 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। 8वें का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको नेफेड के नाम से जानते हैं, इसके स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा कृषि उपजों के सहकारी विपणन के लिए। ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हम कृषि उपज जो है उसका विपणन, यानी उसके सामान का कैसे क्रय और विक्रय की एक सहकारी क्षेत्र में व्यवस्था डेवलप करें, इसके लिए नेफेड की स्थापना की गई। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेफेड की स्थापना कब की गई, तो 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड की स्थापना की गई। और अभी आपने ये समझ लिया कि इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि उत्पादों को सहकारी विपणन के माध्यम से बिक्री कराना, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा बी। अब आप इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगला देखिए, 10वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया है कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको ट्राइफेड के नाम से जानते हैं, इसका गठन कब किया गया था, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 1987 में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना ट्राइफेड की क्यों की गई थी, तो आपका सही जवाब क्या होगा, जो जनजाति लोग हैं इनका जो निजी व्यापारियों द्वारा शोषण किया जाता था, उससे इनको छुटकारा दिलाया जा सके और इनकी वस्तुओं का अच्छा मूल्य इनको प्रोवाइड किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना 1987 यानी 1987 में की गई। अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। 10वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन ने अंबर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों पर किस सब्सिडी का प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा जो कृषि छूटों पर बॉक्स को 3 भागों में विभाजित किया है, एक ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। यहां पर अंबर बॉक्स के बारे में पूछा जा रहा है। यहां जो डी ऑप्शन होगा आपका सही होगा कि व्यापार को विकृत करने वाले सभी घरेलू समर्थन उपाय। मतलब क्या है, कह रहा है कि जो विश्व व्यापार संगठन है, ये अंबर बॉक्स सब्सिडी के माध्यम से कृषि उत्पादों के उत्पादन और व्यापार में जो विकृति या विसंगति उत्पन्न करती है, ठीक है, और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें इसमें शामिल होती, जैसे जो प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन को मदद करती है, जैसे उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, वो सब इसी के अंतर्गत आती है। इस प्रकार 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए, 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका सही जवाब होगा 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा हरित क्रांति का जो श्रेय है अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो MS स्वामीनाथन है, और ग्लोबल स्तर पर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, 12वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, 13वें प्रश्न में कुछ क्रांति हैं, उनसे संबंधित पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जरा देखिए, पूछ रहा है कि कृष्ण क्रांति, तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, एथेनॉल या पेट्रोलियम उत्पादन से। गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से या झींगा मछली के उत्पादन से, ये भी सही है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध हीरा से नहीं होता है, रजत क्रांति का संबंध अंडा से या कुक्कुट उत्पादन से होता है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखिए, अगर नीली क्रांति पूछा जाए तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में मनरेगा को आवंटित कितनी धनराशि की गई थी इस योजना में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा बी। याद रखिएगा जो बजट 2022-23 में ग्रामीण समाज एवं विकास से संबंधित जो योजनाओं में धन आवंटन किया गया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट के डेटा से लेके आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत का विकास लक्ष्य भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का था, तो आपका सही जवाब होगा 8% का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना का था, यानी 15 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ अन्य दिवस दिए गए हैं, इनको भी आप देख लीजिए।
जैसे विश्व वन दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार विश्व दुग्ध दिवस ये 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस ये 15 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? विश्व दुग्ध दिवस, इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 जून हो जाएगा। 16 का सही आंसर बी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य और जिले के बीच समन्वय का कार्य करता है? तो आपका सही जवाब होगा जिलाधिकारी राज्य और जिले के बीच समन्वय का काम करते हैं, यानी कि जिलाधीश, यानी प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखिए 18वां प्रश्न देखिए। 18वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है, यानी 18 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। 19वां प्रश्न देखिए। 19वें प्रश्न में पूछा गया कि जिला विभाजित होता है, तो जिला किस में विभाजित होता है? तो जिला उपखंड में विभाजित होता है, यानी प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 देखिए, कह रहा है कि उपखंड किस में विभाजित होता है? तो याद रखिएगा उपखंड ग्राम सभा में विभाजित होता है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जो उपखंड कहा जा रहा है इसको समझ लीजिए कि जो भारत के जो विभिन्न राज्य जो है भारत राज्यों में विभाजित होता है, और राज्य जनपद या जिलों में विभाजित होता है, और जो जिले होते हैं ये उपखंड या इसको आप तहसील कह लीजिए या तालुका कह लीजिए, इसमें विभाजित होता है। ठीक है, और ये जो उपखंड होते हैं ये कई गाँव में विभाजित होते हैं। ठीक है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए, और ये उपखंड का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा कलेक्टर के पद का सृजन वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1772 में किया गया था। ठीक है, और इनके पास प्रशासनिक और राजस्व के संबंध में अधिकार होते हैं। 21 का सही जवाब क्या होगा? सी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिलाधीश के पद पर निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व होता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जिलाधीश के पास कलेक्टर का, जिलाधिकारी, जिलाधीश व विकास पदाधिकारी का, ये तीनों दायित्व होता है। इस प्रकार 22वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, 23वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका सीधा जवाब होगा कलेक्टर, यानी जब जिलाधीश राजस्व वसूली के संबंध में कार्य करे तो वो कलेक्टर की भूमिका में होता है। 23 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, 24वां प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है तो किसमें? तो जनजाति समाज और कृषक में। 24वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा है कि विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने के लिए सबसे कम त्रुटि होती है किसमें? तो याद रखिएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने की जो सबसे कम त्रुटि होती है वो होती है इनवार फीता में, यानी प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब हो जाएगा ए, इनवार फीता। अगला प्रश्न देखिए, 26वें प्रश्न में पूछ रहा है कि खसकों का माप है ये किसके द्वारा होता है? तो आपका सही जवाब होगा साधारण चयन के द्वारा, यानी प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि संभागीय आयुक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा संभागीय आयुक्त का प्रमुख कार्य समन्वय, नियंत्रण और मॉनिटरिंग होता है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जिलाधीशों के पद से संबंधित विरोधाभास क्या है इन विकल्पों में? तो याद रखिएगा कि यहां पर कह रहा है कि यह कार्य तो करता है राज्य सरकार के लिए, लेकिन उसके पद की जो शर्तें हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। यही जिलाधीशों के पद के संबंध में एक विरोधाभास की स्थिति दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, पूछा गया कि संविधान में जिला शब्द का किस अनुच्छेद में और किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा भारतीय संविधान में अगर भाग 6 में देखेंगे तो अनुच्छेद 233 दिया गया है जिसमें जिला न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिसको आप DRDA के नाम से जानते हैं, इसके कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इस कार्यक्रम की शुरुआत 1999 में की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को किन संस्थाओं के साथ समन्वय बनाना आवश्यक होता है? तो आपका सही जवाब होगा कि जो कार्यक्रम संचालन के लिए जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ठीक है, जिसको अभी आपने क्या पढ़ा है DRDA, इसको किसके साथ समझौता? तो इसे पंचायती राज्य संस्थाओं, NGO और बैंक, इन सभी के साथ समन्वय बनाना आवश्यक है। इस प्रकार आपका यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दिया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद के अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है, सही है। यह जिला परिषद का सहायक संगठन है, ये भी सही है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायत के कार्य को संपन्न करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी प्रश्न संख्या आपके 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। यानी तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। यही प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है। 32 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 33 पूछ रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना और गरीबी कम करने में कार्यकारी और तकनीकी सहायता देना, ये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार 33 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जिला विकास अभिकरण की शासी निकाय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा कि अगर जिला विकास अभिकरण के शासी निकाय के संदर्भ में देखें तो ये वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन करता है, नीति निर्देशन का कार्य करता है, योजना के कार्यान्वयन में समीक्षा और निगरानी का कार्य करता है। इस प्रकार 34 प्रश्न का जवाब डी सही हो जाएगा। ये सभी कार्य जिला विकास अभिकरण द्वारा किए जाते हैं। अगला देखिए, यहाँ 34 का जवाब डी हो जाएगा। अगला पूछ रहा है 35वें प्रश्न में डीआरडीए के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो याद रखिएगा डीआरडीए के सदस्य के तौर पर सांसद और विधायक दोनों होते हैं। यानी यहाँ पर 35 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये दोनों लोग होते हैं। अगला देखिए, पूछा गया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए के शासी निकाय में सम्मिलित कौन सा शामिल होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें जिला वनाधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, ये तीनों लोग शामिल होते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि डीआरडीए के शासी निकाय में कौन सम्मिलित नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर, तो अभी आपने देखा जिला वनाधिकारी, जिला नियोजन अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, ये शामिल थे। यहाँ पर कौन कौन से लोग अतिरिक्त आए हैं, जिला लीड बैंक अधिकारी शामिल होंगे, परिवार कल्याण पदाधिकारी शामिल होंगे, पशुपालन अधिकारी आपने देख लिया, जिला शिक्षा अधिकारी इसमें शामिल नहीं होते हैं। यानी 37 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। 38वां प्रश्न देखिए, डीआरडीए का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो डीआरडीए का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, यानी 38 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। अगला देखिए, 39वां प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का प्रमुख एक अंशकालिक कार्यकारी अधिकारी होता है, जो कि गलत, ये पूर्णकालिक होता है। यानी प्रश्न संख्या 39 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अर्ध सरकारी संगठन है। तो याद रखिएगा कृषि पशुपालन विभाग लिमिटेड और राज्य विद्युत बोर्ड, ये दोनों अर्ध सरकारी संगठन है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिएगा दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक होता है, वो जो वी होता है वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। यहां पूछ रहा है बीडीओ, यानी ये क्या होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि डीआरडीए की कमजोरियों में से कौन सा एक शामिल नहीं है। तो यहां पर लिखा है प्रशिक्षित कर्मचारियों को पर्याप्त उपलब्धता। जब प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता होगी तो ये डीआरडीए की कोई कमजोरी थोड़ी नहीं है। इस प्रकार 42 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 43वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सहभागिता का क्या तात्पर्य होता है। सहभागिता का मतलब क्या होता है, तो सहभागिता का मतलब यह है कि आम जनता का शासन के कार्यों में भागीदारी। इस प्रकार 43 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जन सहभागिता का प्रकार है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जानकारी चाहने वाले नागरिक, सुझाव देने वाले नागरिक, सेवाओं की मांग करने वाले नागरिक, ये तीनों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार जन सहभागिता के प्रकार हैं। यानी इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो वीरप्पा मोइली की। और कब किया गया, तो 31 अगस्त 2005 को। यह भी बात आप याद रखेंगे। यानी प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब हो गया डी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि शासन में नागरिकों की भागीदारी किस प्रकार की क्रियाकलाप है। तो याद रखिएगा शासन में नागरिकों की जो भागीदारी होती है वे द्विपक्षीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। यानी प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि प्रशासन में जन सहभागिता की भूमिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि निर्णय निर्माण में भूमिका, बिल्कुल सही है। निर्णयों के क्रियान्वयन में भूमिका, बिल्कुल सही है। और मूल्यांकन में सहभागिता, ये भी सही है। यानी प्रशासन में जन
सहभागिता की भूमिका इन तीनों क्षेत्र में है, यानी इस प्रकार 46 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, यह कथन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कहा गया। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? तो याद रखिएगा 1992 से लेकर 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का है, जिसमें विकास को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई, तो आपका सही जवाब होगा 1993 में। और आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इतनी बात को आप याद रखेंगे। 47 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सरकारी संगठन वह है जो अपने स्वायत्तशासी मॉडल के द्वारा संचालित होता है, यह कथन किसका है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह कथन संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि गैर सरकारी संगठन वह है जो स्वायत्तशासी मंडल के द्वारा संचालित होता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात को कहा था। 48 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि गैर सरकारी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए जरा, इसके कर्मचारी वैतनिक या अवैतनिक होते हैं, ये सही है। ये स्वयं से प्रशासित होते हैं, ये भी सही है। ये कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार 49 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन की विशेषता है? तो याद रखिएगा, यहां पर गैर सरकारी संगठन, इन संस्थाओं के सदस्य स्वैच्छिक, सही है। इन संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ये संस्थाएं स्वनिर्मित कानून से संचालित होती हैं। ये तीनों बातें सही हैं। 50 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि समाज कल्याण बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा समाज कल्याण बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख थी। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि गैर सरकारी संगठन को लोकतांत्रिक सरकार का कौन सा स्तंभ माना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गैर सरकारी संगठन को लोकतांत्रिक सरकार का 5वां स्तंभ माना जाता है। इस प्रकार 52 का सही जवाब होगा बी, 5वां। अगला देखिए, पूछ रहा है कि समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, इस प्रकार 53 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पूछा गया कि गैर सरकारी संगठन को संस्थागत स्वरूप किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदान किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर सरकारी संगठन को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया, यानी 54 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण योगदान है? तो आपका सही जवाब होगा अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में स्टैब्लिश हुई। इन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है। नाम याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति। 55 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है गैर सरकारी संगठन में कितने मौलिक अंग होते हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 9 मौलिक अंग होते हैं। ठीक है, यानी गैर सरकारी संगठन के कितने मौलिक अंग होते हैं? 9। 56 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी संगठन का मौलिक अंग है? तो यहां पर साधारण सभा, प्रबंध, कार्यकारी समिति, पदाधिकारी, ये तीनों लोग गैर सरकारी संगठन के मौलिक अंग हैं। ठीक है, यानी 57 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विश्व बैंक की शब्दावली में गैर सरकारी संगठन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा 2 वर्गों में गैर सरकारी संगठनों को विभाजित किया गया शब्दावली में। अब यहां जरा देखिए, एक कहा गया कि परिचालन एनजीओ और दूसरा कहा गया वकालत यानी एडवोकेसी एनजीओ। ये जो परिचालन, जो ऑपरेशनल एनजीओ होते हैं, इनका काम क्या होता है? जो विकास से संबंधित योजनाएं हैं उनका डिजाइन और कार्यान्वयन करना। और वहीं अगर एडवोकेसी एनजीओ की बात करेंगे तो इसका काम है जागरूकता फैलाना या प्रमुख कारणों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि विश्व बैंक की शब्दावली में गैर सरकारी संगठनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक है ऑपरेशनल यानी परिचालन एनजीओ और दूसरे होते हैं एडवोकेसी यानी वकालत एनजीओ। ठीक है, यानी 58 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दिशा निर्धारण की दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? परोपकारी या धर्मार्थ संगठन और सहभागिता संगठन। ये दोनों जो श्रेणियां हैं, ये दिशा निर्धारण की दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों की श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं, यानी 59 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस योजना के अंतर्गत सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से 74 यानी 1969 से 74 तक का कार्यकाल में चली। इसमें
1973 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, तो यानी 1973 में चलाया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 तक के बीच, यानी कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किसके अंतर्गत आएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी 60 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है गैर सरकारी संगठनों के प्रबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये संस्थाएं सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं। अभी हम आपने कई प्रश्नों में देखा कि जो गैर सरकारी संगठन होते हैं वो अपने रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा गवर्न होते हैं। इस प्रकार 61 का जो विकल्प बी है वो सही नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा, यानी 61 का सही जवाब क्या होगा? बी होगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि गैर सरकारी संगठन किस कानून के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करते हैं? याद रखिएगा, ये स्वैच्छिक संस्था समिति पंजीकरण कानून 1860 और राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड माध्यम से ये गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ जो हैं ये अनुदान प्राप्त करते हैं, यानी 62 का सही जवाब हो जाएगा सी। ए और बी दोनों होंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वर्ष 1903 में मद्रास में आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किस गांव से हुआ था? तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो 1903 में मद्रास में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी, ये सहकारिता के आधार पर इस योजना का शुरुआत किसने किया था? डेनियल हैमिल्टन ने। किसने किया था? डेनियल हैमिल्टन ने। और इसकी शुरुआत मद्रास के निकट जिस गांव से हुई थी उसका नाम है सुंदरम। इस प्रकार प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता पाई जाती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। 64 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने का कारण क्या है? तो आपको पता है कि परंपरा, भाग्यवादिता और रूढ़िवादिता प्रथा, यहाँ पर जो 3 विकल्प दिए गए हैं ये तीनों विकल्प जो हैं ये ग्रामीण समाज में कम शिक्षा के कारण हैं, यानी यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त प्रथा, सामाजिक कमजोरियां, पैसे की समस्या, परिवार की सोच, लोगों की सोच, ये सभी कारण रिस्पॉन्सिबल है। अगला है ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होता है, इसके पीछे किन कारणों को उत्तरदायी माना गया है? तो यहाँ पर भोजन संग्रहण, मत्स्य पालन और कृषि ये तीनों शामिल हैं, यानी 66 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, ग्रामीण क्षेत्र सामूहिकता के स्थान पर अब किस प्रतिरूप को बढ़ावा मिल रहा है? यानी पूछ रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रीय सामूहिकता पर आधारित थी वो अब किस और प्रतिरूप में बढ़ावा मिल रहा है? तो आपका सही जवाब होगा व्यक्तिवाद के तौर पर, यानी 67 का सही जवाब हो जाएगा ए। और व्यक्तिवाद में नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन होता है। ठीक है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उस पर व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है। ठीक है, अब जो ग्रामीण क्षेत्रीय है ये सामूहिकता की जगह पर व्यक्तिवाद की तरफ ज़्यादा इसको बल मिल रहा है। 67 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो आपने कल देखा था कि नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण ये तीनों कारण हैं ग्रामीण समाज की आत्मनिर्भरता के ह्रास के, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पंचायती राज की स्थापना, आर्थिक संरचना में परिवर्तन, मताधिकार की स्वतंत्रता, ये तीनों कारण भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के कारक है। 69 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा महात्मा गांधी द्वारा भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की गई थी। 70 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडियन विलेज सर्विसेज योजना का प्रारंभ का श्रेय किसके है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? WH विशर द्वारा इंडियन विलेज सर्विस की स्थापना योजना का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? WH विशर द्वारा। और ये कब किया गया था? तो ये 1945 में किया गया था। और ये योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है अगसौली गांव, यहाँ से इंडियन विलेज सर्विस योजना का प्रारंभ WH विशर महोदय द्वारा किया गया था। 71 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अमेरिका के विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर ने किस गांव से ग्रामीण विकास उद्देश्य हेतु विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? तो आपका सही जवाब होगा महेवा। और ये जो महेवा है ये कहाँ पर है? तो ये इटावा के महेवा गांव में 1948 में अमेरिकी विशेषज्ञ अल्बर्ट मेयर द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया था। 72 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को किस आधार पर दिए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये भूमि के आधार पर दिया जाता है। 73 का सही जवाब होगा बी। और एक बात याद रखिएगा, 5000 या उससे अधिक उत्पादन ऋण के लिए पात्र किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस प्रकार आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपयोग नहीं कर सकते?
तो याद रखिएगा, किसान अपना कर्ज चुकाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वो बीज, उर्वरक या कीटनाशक खरीदने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण ले सकता है। 74 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 75 कह रहा है कि सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया? तो आपका सही जवाब होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से है? तो 1956 से 61 तक है। और अगर पूछा जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं उन सभी को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आप हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो भी सीरीज लेखपाल के लिए चलाई गई वो निश्चित तौर पर आप कंप्लीट कर लें, आपके लिए लाभदायक होगा। 75 का सही जवाब हो जाएगा सी। इस प्रकार आज इस पार्ट को यहीं कंप्लीट करते हैं। हर अध्याय को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा और आप अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। कई लोगों का ऐसा अनुरोध था कि एक दिन में अगर 2-2 वीडियो आ जाए तो काफ़ी कम समय में ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा प्रयास किया जाएगा कि एक दिन में 2-2 वीडियो उपलब्ध करा दी जाए। 75 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। शुभकामनाओं के साथ